नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त यानी आज बुधवार को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश करने की खबरों पर विपक्ष ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इन विधेयकों के जरिए विपक्षी दलों को कमजोर करना चाहती है। पार्टी ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश है। कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र राजनीतिक बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को फंसा रही है। विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर मिलकर विरोध करने की योजना बनाई है और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की घोषणा की है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने प्रस्तावित बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वोट चोरी का पर्दाफाश होने पर मोदी और शाह नए हथकंडे अपना रहे हैं। आज एक नया विधेयक लाया जा रहा है जिससे सीबीआई और ईडी सीधे भाजपा के लिए राज्य सरकारों को गिरा सकेंगी। कोई व्यक्ति तभी अपराधी होता है जब उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तब तक वह आरोपी ही रहता है। आप किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं हटा सकते। मोदी और शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं है। दिलचस्प तथ्य, पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी केंद्रीय या राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारी गिरफ्तारियां सिर्फ विपक्षी नेताओं की हुई हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस बिल की आड़ में विपक्षी सरकारों को निशाना बनाया जाएगा। कल को ये लोग ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन आदि को इस कानून की आड़ में निशाना बनाएंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। लोगों ने लिखा है कि यह एक ऐसा तेज रफ्तार तरीका है जिससे करोड़ों खर्च किए बिना किसी भी स्थिर सरकार को गिराया जा सकता है। इससे राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को बर्खास्त कर सकेंगे अगर उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखा गया हो, भले ही वे दोषी ना भी हो। यह संशोधन प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, लेकिन क्या कोई कानूनी एजेंसी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती है जो उन्हें नियंत्रित करता हो? कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में पेश होने वाले 3 नए विधेयकों की खबरों पर भाजपा को घेरा है। पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह इन विधेयकों के जरिए बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की हताशा को दिखाता है क्योंकि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इन विधेयकों को खतरनाक बताया और कहा कि इनके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर उनकी सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। पीटीआई के अनुसार अमित शाह इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। विधेयकों में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में 3 बड़े विधेयक पेश करेंगे, जिनमें संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, तो वह अपने पद से स्वतः हट जाएगा। प्रधानमंत्री पर भी यही नियम लागू होगा और यदि वह इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन से पद पर नहीं रहेगा और रिहाई के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सरकार का तर्क है कि गंभीर आपराधिक आरोप झेल रहे मंत्री संवैधानिक नैतिकता को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं विपक्ष ने आशंका जताई है कि इस कानून का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर पद से हटाया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारे जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद को गुजरात के राजकोट का 41 वर्षीय राजेश बताया है। घटना को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पहले कहा कि आरोपी ने उन्हें थप्पड़ मारा और बाल खींचे, जबकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन दावों को नकारते हुए बताया कि आरोपी ने अचानक उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिससे हंगामा हुआ और इनका सिर मेज से टकरा गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आरोपी ने गाली गलौज की और उसके आपराधिक इरादे हो सकते हैं।
सचदेवा ने बताया कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता मजबूत हैं और कार्यक्रम जारी रखेंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुई कथित हमले की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतभेद और विरोध हो सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर घटना को बेहद निंदनीय बताया और विश्वास जताया कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान अचानक हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक लगभग 35 वर्षीय शख्स ने पहले सीएम को कुछ कागजात दिए और फिर अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। जनसुनवाई में शामिल अंजलि ने बताया कि सीएम लोगों की समस्याएं सुन रही थी, तभी आरोपी ने हमला किया और पुलिस तुरंत उसे पकड़कर ले गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई घुसपैठिया मुख्यमंत्री तक पहुंचकर थप्पड़ मार सकता है तो यह सुरक्षा की बड़ी चूक है। वहीं शिकायत लेकर आए शैलेंद्र कुमार ने भी कहा कि यह घटना बेहद गलत और निंदनीय है। दिल्ली भाजपा ने पुष्टि की कि आरोपी ने न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि दुर्व्यवहार भी किया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान हुए हमले की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की गुंजाइश होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली पुलिस हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करेगी और रेखा गुप्ता पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और खासकर महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। यादव ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में दोनों देशों ने सहमति जताई कि सीमा के कम विवादित हिस्सों से समाधान की शुरुआत होगी। इसके लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा जो पहले कम विवाद वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और फिर उनका परिसीमन और सीमांकन करेगा। अंतिम चरण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करने के लिए स्तंभ लगाए जाएंगे। मई 2020 की झड़पों के बाद पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद अब दोनों सेनाएं गैर आक्रामक रुख अपनाने पर सहमत हुई हैं, जिसमें टैंक और तोप जैसे हथियार हटाए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन का मानना है कि इससे विश्वास बढ़ेगा और सीमा पर शांति कायम होगी। एनसीईआरटी ने स्कूली छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर नया मॉड्यूल जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। जांच में साबित हुआ कि हमला पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर ए तैयबा की साजिश थी, जिसका आदेश पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने दिया था। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कमांडर सेंटर, रडार, रनवे, हथियार व हैंगर तबाह कर दिए। 9 ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई से पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़कर भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए, लेकिन भारतीय सेना ने 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और किसी अहम भारतीय ठिकाने को नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिलकर यह जवाबी कार्रवाई की। मॉड्यूल में बताया गया है कि यह ऑपरेशन सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक सफलता का प्रतीक है और इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपने नागरिकों और मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.